नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का धुरना की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, आज का ये जो विशेष सेशन है अपना पॉलिटिकल साइंस 12th के दृष्टिकोण से हम बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अपना जो पहला लेसन है शीत युद्ध का जो दौर था वो अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया। उससे आगे का ये जो सेशन है मतलब लेसन नंबर 2, ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो शीत युद्ध का दौर, जाहिर सी बात है कि शीत युद्ध की जो प्रोसेस है या शीत युद्ध की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हुई थी? 1945 से। 1945 में हालांकि भारत तो आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन आज़ादी का जो एक बयार जो है वो चल पड़ी थी, कई सारे देश आज़ाद हो गए थे। पर उस वक्त एक सबसे बड़ी जो समस्या हुई वो ये हुई थी कि पूरी विश्व की जो दादागिरी है, विश्व का जो नेतृत्व है वो इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों के हाथों से खिसक गया। कहने का मतलब यूरोप के जो बहुत बड़े बड़े और उस वक्त के अमीर राष्ट्र थे उनके हाथों से ये राज खिसक गया। चाहे वो पुर्तगाल रहा होगा, चाहे वो डेनमार्क रहा होगा, या फिर ब्रिटेन की बात करें या फिर फ्रांस की बात करें, उनके हाथ में नहीं रहा। ये सारा का सारा दो ध्रुवों में बंट गया। दो ध्रुवों का मतलब एक साइड में इसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरी साइड में इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। हालांकि अमेरिका यूरोप का देश नहीं था और सोवियत संघ भी यूरोप का तो था, लेकिन जिस वक्त अंग्रेजों का जो मतलब जब भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों की जो इज्जत हुआ करती थी, अंग्रेजों का जो स्टैंडर्ड हुआ करता था, वैसा स्टैंडर्ड उस वक्त सोवियत संघ का नहीं था। तो 1945 के आसपास संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में विश्व दो ध्रुवों में बट गया। एक का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा, दूसरे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा। अब इनके बीच में एक लड़ाई छिड़ गई और वो हथियारों की लड़ाई नहीं थी, वो विचारों की लड़ाई थी, वाक युद्ध जिसको बोला जाता है। और उसी वाक युद्ध को शुद्ध हिंदी भाषा में शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जिस लेसन के बारे में हमने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल्स के साथ चर्चा करी है। और शीत युद्ध कई जगह ये कोल्ड वार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब युद्ध एक ऐसा युद्ध है कि जो हथियारों से नहीं विचारों से लड़ा जाता है। जिस बात को अमेरिका हाँ कहता उसको रूस ना कह देता, जिसको रूस हाँ कहता उसको अमेरिका ना कह देता। तो कहने का मतलब दुनिया के कोई भी जो काम है वो बिना रूस और अमेरिका दोनों की सहमति बने बिना वो कहीं कोई काम संपन्न होता ही नहीं था। दुनिया के जो बाकी देश है वो कुछ एक रूस के साथ जुड़ गए, कुछ एक जो है वो किसके साथ जुड़ गए? अमेरिका के साथ जुड़ गए। और वो अमेरिका की विचारधारा रूस की विचारधारा का आपस में समर्थन करने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन देशों का खुद का कोई स्वाभिमान नहीं बचा। जैसा अमेरिका उनको कैसा या रूस समर्थित राष्ट्रों को जैसा रूस कहता वैसा ही वो लोग करते। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत के माननीय उस वक्त के प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू महोदय ने और मार्शल टिटो जो हैं इंडोनेशिया के हैं या अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, इन लोगों ने सोचा कि यार अगर इस तरीके से दुनिया दो भागों में बटी रही तो ये जो देश है इनका तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था टॉप पर चल रही है। लेकिन हम जैसे जो देश हैं जो अभी हाल फिलहाल आज़ाद हुए हैं, उन देशों की हालात बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो है वो किसी अन्य संगठन का हिस्सा बने, या फिर कम से कम इन दो देशों को जो ग्रुप है उसका हिस्सा बन के इनको तो समर्थन ना दे। और इसके लिए एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा। और आपको पता है कि लास्ट में जाते जाते 45 साल के बाद 1991 में सोवियत संघ का आंतरिक तौर पर विखंडन हो गया। देश खुद की समस्याओं की वजह से टूट के कई सारे देशों में विभाजित हो गया और सोवियत संघ अंत में रूस बन गया। अब उस रूस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सके। अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया के अंदर रह गई, महाशक्ति के रूप में उभरी। तो अब दूसरी ये दो ध्रुव जो थे, देखिए लेसन का नाम देखो आप, दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें ये किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्रुवीयता नहीं है, ये ध्रुवीयता है। तो शायद यहाँ देखिए, यहाँ जो दिख रहा है ना आपको, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, मतलब रूस और अमेरिका की जो लड़ाई है वो समाप्त कैसे हुई और उसके क्या परिणाम निकले, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है और मैं आप सब लोगों को आपके फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब आदेश आ गए हैं कि थोड़ा जल्दी है वो ऑफलाइन स्कूलें भी खुल जाएगी, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। ऑनलाइन माध्यम से भी तो पढ़ना है ही, इसके साथ साथ ऑफलाइन दृष्टिकोण से भी पढ़ें, जिसका हमें बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये जो अपना दो ध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है वो क्या बताता है, क्या बातचीत करी जाती है। सबसे पहले इसका परिचय। तो क्या लिखा हुआ परिचय में देखिए, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी। यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। मतलब सीधी सी बात है कि जब आग बुझने वाली होती है ना तो वो एक बार जोर से भभकती है, और वैसा ही हुआ 1991 में शीत युद्ध खत्म होने वाला था। तो उस वक्त जर्मनी जो देश था वो क्या कर रहा था, रूस का समर्थन था
और अमेरिका ने उसका बदला लेने के लिए उस जर्मनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया, या बीच में दीवार खड़ी कर दी, जिसको बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। और ये काम हुआ कब था? 1989 में। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। मतलब ये दीवार दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उस वक्त खड़ी करी गई थी, लेकिन जर्मनी के लोग तंग आ गए। जर्मनी ने सोचा कि यार हमारा देश 45 से पहले एक ही था और हमने अमेरिका के विरुद्ध दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, जर्मनी, इटली, जापान ने, तो इसका दोष अमेरिका ने हम पर मंडते हुए और हमारे देश को दो भागों में बांट दिया। तो अमेरिका ने तो बांट दिया, कम से कम हमें तो एक होना चाहिए, तो हम इस दीवार को गिरा देते हैं जिससे अपना देश एक हो जाएगा। मतलब अमेरिका का एक वो जो बहुत बड़ा किया हुआ काम था, उस काम को उन्होंने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, विध्वंसक कर दिया उसका, और अमेरिका की दादागिरी को चुनौती दे दी उन्होंने। ठीक है, तो 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। तो एक तो अमेरिका का जो काम किया गया था उसको चैलेंज हो गया, और दूसरी घटना कौन सी है? इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। मतलब इस बर्लिन की दीवार की वजह से क्या हो गया? दूसरी दुनिया की समाप्ति होगी, या कहने का मतलब एक ग्रुप टूट गया। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो दीवार बनी हुई है, इधर इस साइड के अंदर पूर्वी जर्मनी और यहाँ पश्चिमी जर्मनी जो देश है, बीच के अंदर देखो आपको ये जो सफेद पट्टी सी पड़ी है, ये दीवार है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुकी जर्मनी का अब एकीकरण हो गया, कहने का मतलब जर्मनी एक हो गया। अब काश भारत और पाकिस्तान भी ऐसे एक हो जाएं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया भी ऐसे एक हो जाए, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान भी ऐसे एक हो जाए, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। जर्मनी एक हो गए। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। अब सोवियत संघ के यूरोप के जो 8 देश थे ना, उन्होंने क्या किया? अपने साम्यवादी शासन को, कहने का मतलब रूस उन पर जो दादागिरी कर रहा था, उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम अपना लोकतंत्र स्थापित करेंगे। तो उन्होंने रूस को चुनौती दी, रूस खुद टूट गया अपने आप में, साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। अब सोवियत संघ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि घर में लड़ाई हो, वहाँ माँ बाप क्या कर सकते हैं? माँ बाप अगर उस लड़ाई को हवा देंगे तो घर की इज्जत जाएगी, और माँ बाप अगर चुप रहेंगे तो लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी। तो ये ऐसी क्या थी? मजबूरी थी रूस की। ऐसा किसी से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। और ये जो मतलब 8 देशों ने रूस की बात मानने को मना जो किया था, वो उन्होंने क्या किया था? अपनी मर्जी से, कोई सैनिकों के सहयोग से नहीं किया, जनता राजी हो गई थी, जनता बदलना चाहती थी अपने आप को। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखो ये लाइन, अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब वो जो रूस देश था ना, जो अमेरिका को चुनौती देता था, वो खुद टूट गए। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन का आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के कैसे रिश्ते हैं। तो ये जो लेसन है अपना, इस लेसन में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। भाई रूस टूटा तो क्यों टूटा? रूस इतना बड़ा देश था जो अमेरिका को चैलेंज करता था, और वो लास्ट के अंदर क्या हो गया? टूट गया। तो उसके पीछे कारण क्या था? पहली बात है। दूसरी, जब रूस के टूटने के बाद में दुनिया का जो माहौल बना, उस माहौल में भारत का बाकी देशों के साथ संबंध कैसा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, इसको बड़ी गौर के साथ पढ़ना। और सोवियत प्रणाली क्या थी? सबसे पहले तो ये बिंदु है कि भाई सोवियत संघ जब राज करता था, शासन करता था, तो उसका शासन करने का तरीका कैसा था? तो देखिए, समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। तो अब ये जो रूस है, इस रूस देश की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी? 1917 की समाजवादी क्रांति। 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था, यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? जो अमीर है वो ज्यादा अमीर हो जाए, गरीब ज्यादा गरीब हो जाए। ये अमेरिका में चलता है। रूस में क्या था? सारे लोग बराबर रहे, सारे लोग हैं वो क्या रहे? बराबर रहे। इसको समाजवाद कहते हैं। और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। अब भाई गरीबों और अमीरों के बीच में भेदभाव बढ़ रहा था, तो एक मानव समाज का ढंग का निर्माण नहीं हो रहा था। उस मानव समाज के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो जाए, सारे लोग हैं वो बराबर हों। अदरवाइज तो क्या होगा? गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर ज्यादा अमीर हो जाता जा रहा है।
यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। निजी संपत्ति, भाई अमीर ज्यादा अमीर क्यों होती है? जब उनकी खुद की प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होती है। गरीब ज्यादा गरीब क्यों होते हैं? जब उनके खुद के पास जो पैसा होता है वो उनमें कटौती होती है। तो ये इनकी निजी संपत्ति के आधार पर अमीर गरीब होता है। अब जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक के पास 1 करोड़ रुपए, एक के पास 100 रुपए है, तो 1 करोड़ वाला अमीर हो गया, वो खुद के पैसे में। कल को भारत सरकार ऐसा आदेश लेके आ जाए कि ये जो 1 करोड़ और 100 रुपए ये सारा का सारा भारत सरकार का है, जो जितना काम करेगा उसको उसी के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। आप ज्यादा काम करोगे ज्यादा धन मिल जाएगा, ये आदमी कम काम करेगा इसको कम धन मिलेगा। तो बताओ अब अमीर गरीब कौन हुआ? कोई अमीर गरीब नहीं है भाई। अगर ये गरीब ये सोचेगा मुझे अमीर बनना है तो इसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, अमीर ये सोचेगा यार मैं तो ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे ठीक तरीके की सुविधा मिल रही है, मैं मेरी सुविधाओं में कटौती करना चाहता हूँ, तो वो काम करना अगर बंद कर देगा तो उसकी सरकार सुविधाओं में कटौती कर देगी। ऐसा चीन में होता है, जो जितना काम करेगा उतना फायदे में रहेगा। तो सबसे बड़ी कोशिश थी, ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। मतलब सोवियत संघ के वो जो लोग थे ना, उन्होंने ये कहा जनता से कोई मतलब नहीं है, सारा जो धन है वो किसका होना चाहिए? देश का होना चाहिए, पार्टी का होना चाहिए। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट का मतलब ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो बोला जाता है ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। कहने का मतलब एक ही पार्टी थी पूरे देश में। आज भारत में देखो बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, बसपा अलग है, सपा अलग है, तृणमूल कांग्रेस अलग है, भारत में बहुत सारी पार्टी है। उस वक्त एक ही पार्टी थी रूस में, और उन्होंने ये कहा कि सारा पैसा देश का या सारा पैसा पार्टी का, जनता का कुछ नहीं होगा। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। राज्य के नियंत्रण में मतलब जो संसाधन थे ना उन पर सर्वाधिकार राज्यों का था, प्राइवेट कुछ नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। अब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद आसपास के जो देश थे ना उन पर कब्जा किसने कर लिया? सोवियत संघ ने कर लिया, रूस ने कर लिया। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। अच्छा, प्रश्न अब उठेगा कि भाई ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से सोवियत संघ ने इसने बहुत सारे देशों को अपने पक्ष में कर लिया। इन्होंने इस वजह से पक्ष में कर लिया कि रूस जो है ना, ये रूस के आसपास के जो देश थे इन पर दूसरे विश्व युद्ध में फांसीवाद का मतलब था हिटलर है, वो जर्मनी का जो तानाशाह था ना, उस जर्मनी के तानाशाह ने उन पर आक्रमण कर रखा था, तो उनसे उनकी सुरक्षा करी। वो जर्मनी के चंगुल से मुक्त हो गए। 8-9 देश थे। अब सोवियत संघ ने ये कहा देखिए भाई हमने आपको जर्मनी से आज़ाद करवाए हैं, अब आपका अधिकार ये बनता है आप लोग ये काम करो, मैं जैसी बात कहूँगा मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बताइए आपकी क्या बात है? तो उन्होंने ये कहा कि आप में जनता का कुछ नहीं होना चाहिए, सारा का सारा राज्य का होना चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है? समाजवाद बोला जाता है। आप राज्य इस तरीके से चलाओगे, अमेरिका के हिसाब से नहीं चलाओगे। दूसरी बात है आप सारे लोग मेरी बात को मानोगे, इसलिए मैं आपका क्या रहूँगा? नेता रहूँगा। और मैं नेता रहूँगा, हम जो 8-10 देश हैं जो एक ही विचारधारा पर चलने वाले हैं, इनको एक नई दुनिया के नाम से या दूसरी दुनिया के नाम से परिभाषित किया जाएगा। प्रश्न उठेगा दूसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है या दूसरी दुनिया से क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब रूस के नियंत्रण में आसपास के 8-10 देशों ने समाजवादी विचारधारा को स्वीकार कर लिया, उसी विचारधारा से प्रेरित राष्ट्रों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, समाजवादी विचारधारा क्या है? सारा धन है वो राज्य का होगा, जनता का कुछ नहीं होगा, उसको समाजवादी विचारधारा बोला जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शीत विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। मतलब उस वक्त अमेरिका के बराबर एक ही देश था, रूस के बराबर एक ही देश था जिसका अमेरिका नाम था, और रूस जो है वो बहुत बड़ा देश था, उसके पास धन बहुत ज्यादा था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली करने का मतलब बातचीत करने का उनका मैटर जो है बहुत उन्नत था। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन का मतलब है पेट्रोल डीजल, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर से की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया।
सरकारी बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याणकाल की अन्य चीज़ें रियायती दरों पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था और भूमि और अन्य उत्पादक संस्थाओं के स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। शायद पैराग्राफ बड़ा हो गया होगा और आप लोगों को लगा होगा कि गुरुजी क्यों गोली दो, इस तरीके से तो हम भी पढ़ लेंगे, लेकिन देखिए इस पूरे पैराग्राफ का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मतलब नहीं है। एक ही अर्थ निकलता है, वो ये बात है कि उस वक्त रूस में अर्थव्यवस्था ठीक थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया अगर कोई देश था, विकसित देश था, उसका नाम अमेरिका, उसके बाद में 2 नंबर रूस का था। सारा काम रूस में यहाँ होता था। एक तो रूस पर कुदरत बहुत मेहरबान थी, मतलब रूस के पास संसाधन बहुत ज़्यादा थे। बहुत बड़ा देश था, लेकिन उस देश में उस वक्त आज से 70-80 साल पहले भी क्या माहौल था, हर एक एरिया में जाने की पूरी सुविधा थी। अब भारत के अंदर तो हम जैसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जाएंगे व्यवस्था नहीं है, लद्दाख में जाएंगे व्यवस्था नहीं है, राजस्थान के जैसलमेर के गाँव में जाओगे व्यवस्था नहीं मिलेगी, कच्छ के रण में जाओगे व्यवस्था नहीं मिलेगी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इन क्षेत्रों में जाओगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए आज भी साधन नहीं है। लेकिन रूस में उस वक्त के क्या थे, साधन थे। अच्छा सर बात मान ली कि साधन थे, और साधन होने की वजह से रूस ने बहुत ज़्यादा क्या लगा दिए, उद्योग लगा दिए। कच्चा माल था ही एक, रूस में उस वक्त जनसंख्या ज़्यादा थी। अब जनसंख्या ज़्यादा थी तो मार्केट में लोग चीज़ खरीदने वाले ज़्यादा थे। तीसरी बात जो रूस ने कही वो ये कही कि भाई जनता को एक न्यूनतम स्तर तो रखना पड़ेगा। अब प्रश्न उठेगा कि सर एक न्यूनतम स्तर क्या होगा? भाई हर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए, हर आदमी के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, हर आदमी के बच्चे हैं वो स्कूल जाना चाहिए। अब भारत में ऐसा है क्या? भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर ढकने को जगह भी नहीं है। अधिकतर लोग किराए के मकानों में रह के जीवन काट देते हैं। गाड़ी तो बहुत कम लोगों के पास है। गांव में अब भी ऐसी सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन रूस ने यह कह दिया कि इतना काम तो करोगे ही करोगे, ज़्यादा करोगे वो अलग चीज़ है। आप हवाई जहाज में यात्रा करोगे, आप सिनेमा जाओगे, आप फेयर एंड लवली लगाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है सरसों का तेल भी लगा लेना, लेकिन एक न्यूनतम जीवन स्तर उन्होंने जो तय कर रखा था कि ये काम करना पड़ेगा। अब ये न्यूनतम काम करना पड़ेगा तो जनता को माल खरीदना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, तो इसमें हुआ क्या, रूस की जनता को कम से कम चीज़ें तो खरीदनी आवश्यक हो गई थी। अब रूस की जनता अब इस तरीके से चीज़ें खरीदने लगी तो रूस का सामान बिकने लगा। रूस का सामान बिकने लगा, सरकार के पास पैसे आते, क्योंकि बनाने का जो सारा काम है वो सरकार के हाथ में था। सरकार बनाती थी, सरकार ही बेचती थी। तो ये देखिए इसमें अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। संपदाओं का स्वामित्व मतलब मालिक भी राज्य था और नियंत्रण भी किसका था, राज्य का था। आज लाइफ बॉय साबुन लेके आओगे आप, लाइफ बॉय जब साबुन लेके आओगे, बनाने वाली कंपनी प्राइवेट है, पैसा उसका जाएगा प्राइवेट घराने के पास जाएगा। लेकिन उस वक्त साबुन बनाना है, नमक बनाना है, मसाला बनाना है, सारा कुछ सरकार का था। सरकार बेचती तो सरकार पैसा कमाती। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा कसता गया। अब भाई देखिए, जब इतना माल सरकार का हो तो फिर सरकार दबाव में तो आती आती। किनके सहायता से काम करेगी? सरकारी कर्मचारियों की सहायता से। तो नौकरशाही का, कर्मचारियों का दबाव है वो सरकार पर ज़्यादा पड़ने लगा। कर्मचारियों ने कहा कि भाई आप हमें सुविधा दोगे तो हम काम करेंगे। शिकंजा कसता चला गया, यह प्रणाली सत्तावादी हो गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। अब जो मतलब सरकारी कर्मचारी है वो घूस ले लेके बहुत सारा पैसा कमाते हैं और जनता है वो क्या हो जाती, मुश्किल के अंदर होती, मतलब जनता दुख पाती। लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। दूसरी बात, जनता को बोलने की आज़ादी नहीं थी, जनता आवाज़ नहीं उठा सकती थी, जनता को वोट देने का अधिकार था ही नहीं। बस पार्टी के जो बड़े बड़े लोग होते थे वही राष्ट्रपति बन जाता, वही प्रधानमंत्री बन जाता। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, मतलब बहुत ज़्यादा सोवियत संघ की जो संस्था थी ना, वहाँ सुधार की जरूरत थी कि भाई एक तो आप लोकतंत्र लेके आओ, ये जो नौकर सरकारी कर्मचारी है भ्रष्टाचार करते हैं इन पर रोक लगाई जाए, जनता को कुछ अधिकार मिले। अब मोदी खराब काम कर रहा है तो हमें अधिकार है कि हम मोदी के विरुद्ध रैली कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन रूस के अंदर ऐसा नहीं था। चीन में आज भी ऐसा नहीं है। वहाँ अगर सरकार करती है तो वो बात आपको माननी पड़ेगी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल की सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। पार्टी एक ही थी,
उसी पार्टी की सरकार बनती, तो फिर पार्टी वो क्या करती, छोटी जो संस्थाएं थी मतलब सरकारी विभाग थे उन पर कब्जा करती थी। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की सार संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिला के सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। अच्छा सर, इस बात का क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य ये है, रूस एक न्यारी चीज है, सोवियत संघ एक अलग चीज है। सोवियत संघ में जैसे रूस और सोवियत संघ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये मतलब 15 देशों का संगठन है, ठीक है। इसमें रूस ये इतना बड़ा देश है। अब यहाँ कजाकिस्तान आ गया, यहाँ तुर्कमेनिस्तान आ गया, यहाँ ये तजाकिस्तान आ गया, ये किर्गिस्तान आ गया, ये उज्बेकिस्तान आ गया, ये यूं यमन आ गया। तो इस तरीके से क्या है, देश मिलके बने हुए थे। इसमें बड़ा जो कौन सा था, रूस था। तो रूस तो ये हो गया, और इस पूरे को मिला के क्या बोला जाता था, सोवियत संघ बोला जाता था। शुरुआत में एक समझौता हुआ था इन 15 देशों ने, जब इनको नाजीवादियों से, फांसीवादियों से अलग करवाया था, रूस ने अलग करवाया था, तो इन 15 राष्ट्रों ने आपस में मिलकर एक संगठन बना लिया जिसका नाम क्या था, सोवियत संघ। और इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन अब रूस इन पर दादागिरी ज्यादा करने लगा। हालांकि रूस कहने को तो एक देश मात्र था, लेकिन इन सारे देशों का क्या था, नेता था। तो ये देश अपनी मर्जी से काम नहीं करते थे, रूस की मर्जी से इनको काम करना पड़ता था, ठीक है। फिर दूसरी बात, अमेरिका के साथ लड़ाई चल रही थी। अमेरिका के साथ लड़ाई चल रही थी तो युद्ध तो नहीं हो रहा था, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा सिस्टम चल रहा था कि जिसकी वजह से क्या होता, हथियार बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बड़े बड़े बम बना रहे थे, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इलेक्ट्रॉनिक बम, बहुत बड़ी बड़ी मशीन गन है, ये मारक विमान है, पनडुब्बी है, युद्धपोत है, ये बना रहे थे। तो उन देशों से पैसा कमाता रूस है और हथियार बनाने में लगा देता, उन देशों से पैसा कमाता, हथियार बनाने में लगा देता। जनता तंग थी कि यार हम इतनी कमाई का पैसा दे रहे हैं, बदले में ना हमें स्वास्थ्य मिलता, ना हमें शिक्षा मिल रही है, ना बढ़िया और कोई व्यवस्था मिल रही है, बस पैसा दिया और सारा पैसा हथियार बनाने में, अमेरिका के साथ लड़ने में लगा रहा है। तो फिर आगे क्या होता है देखिए, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका के बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। अब हथियार बनाता गया, हथियार बनाता गया, लेकिन अकेले हथियार बनाने से कुछ नहीं होता। क्या हो गया, सोवियत संघ हथियारों में पैसा खर्चा किया तो सोवियत संघ में क्या हो गया, एक तो यातायात के साधनों का विकास नहीं हो पाया और ऊर्जा के मामले में भी अमेरिका से पीछे रह गया, क्योंकि उस क्षेत्र में उसने ध्यान नहीं दिया। अब भारत देखो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में फौज में बहुत पैसा जाता है। अब फौज पर हम ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन हम स्वास्थ्य में पिछड़ रहे हैं। हम हमारे यहाँ बढ़िया कॉलेज होनी चाहिए, बढ़िया स्कूल होनी चाहिए, वो जो पैसा है वो उनमें लगाते तो बच्चे ज़्यादा पढ़ के बड़े बड़े विद्वान बनते, बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते, ज़्यादा पैसा देश के पास आता। लेकिन मजबूरी है कि पाकिस्तान मान नहीं रहा है, पाकिस्तान मान नहीं रहा है, तो भारत सरकार को लेह लद्दाख में जब फौज डिप्लॉयड होती है, वहाँ फौज क्या करती है, काम करती है, तो उस पर बहुत पैसा खर्च होता है। तो वही बात होगी, रूस ने हथियार बनाने में पैसा लगा दिया, इन क्षेत्रों से पिछड़ गए के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। कहने का मतलब नागरिकों का शोषण ही शोषण करता, उनसे धन ले लेता, बदले में कुछ मिलता नहीं। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और 1979 में उसने अपने मामलों में तो वो कर ही रहा था, अफगानिस्तान में जाकर टांग अड़ा दी। कोई अफगानिस्तान का मुद्दा था, क्या मुद्दा था देखिए। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरीके की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी, अंततः ठहर सी गई। कहना क्या चाहता है, कहना यह चाहता है फैक्ट्रियों में उन्होंने बहुत सारा चीजें बनानी शुरू करी। अब चीजें बनानी, उसके बदले में क्या, पेमेंट्स नहीं मिलता था, श्रमिक जो लोग थे ना उनको वेतन नहीं मिलता था। तो रूस में जो चीज़ बनती थी वो अमेरिका में बनने वाली चीज़ों की तुलना में कुछ हल्की होती थी। आपने नहीं देखा क्या, चाइना का माल जो है वो चाइना का माल है, माल सारा बनता है लेकिन माल में क्वालिटी नहीं है। वही बात होगी, रूस में सामान बहुत बनता था, लेकिन अमेरिका के बने सामान की तुलना करोगे तो रूस का सामान पिछड़ जाता था। अब भाई एक भारत देश है और उस देश को बढ़िया चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक बल्बों की जरूरत है, जैसे बल्ब चाहिए। एक बल्ब अमेरिका बेच रहा है, एक बल्ब रूस बेच रहा है, दोनों के बल्ब की कॉस्ट है 100 रुपये। रूस वाला बल्ब है पता है 3 महीने चलेगा, अमेरिका वाला 3 साल तक खराब नहीं होगा। आप बताओ यार,
कौन सा बल्ब खरीदोगे? सीधी सी बात, आपका उत्तर होगा कि हम तो अमेरिका का बल्ब खरीदेंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़िया है, रूस वाले की क्वालिटी बढ़िया नहीं है। हालांकि रूस हमारा दोस्त है, पर दोस्त ही दोस्त क्या काम करे यार, चीज़ चलती नहीं है तो फिर दोस्ती को कहाँ तक जायज रखे। यही बात वहाँ हुई थी। तो अब रूस की जो मतलब उद्योगों में सामान बनता वो भी हल्की क्वालिटी का था, और साथ साथ में रूस ने उद्योगों पर ध्यान दिया, खेती पर ध्यान नहीं दिया, अनाज की कमी आ गई, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा इनको, और इससे ये व्यवस्था जो है ना लड़खड़ा गई। उनका जो समाजवादी रूप था ना, जनता ने विद्रोह कर दिया, समाजवादी की वजह से डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो नहीं रहा था, तो फिर व्यवस्था 1970 मतलब लास्ट में 75 तक गड़बड़ हो गई। गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन। अब रूस के अंदर एक आदमी है, वो वहाँ का राष्ट्रपति बना, उसका नाम क्या है? गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो पार्टी का जैसे महासचिव होता है वही बाद में क्या बनता है? राष्ट्रपति बनता है। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, और सोवियत संघ में इसकी बराबरी के लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। तो इस आदमी ने दिमाग लगाया कि यार दुनिया के वो जो देश है अमेरिका वाले, उनकी बराबरी में हम पिछड़ रहे हैं। वहाँ संचार सुविधा का बहुत मतलब लोगों की बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो बहुत ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ नहीं है। तो उनकी बराबरी लाने के लिए उन्होंने सुधार करने इनके लिए जरूरी हो गए थे। गोर्बाचोव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी प्रणीतियाँ रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सुनना आराम से। मिखाइल गोर्बाचोव नाम का साम्यवादी पार्टी का क्या बना था? अध्यक्ष बना था। उसने ये सोच लिया थोड़े दिन बाद में मुझे क्या बनना है? रूस का राष्ट्रपति बनना है। अब मेरे को काम क्या करना है? अमेरिका की बराबरी करनी है। तो इसके दिमाग में आया यार अमेरिका की बराबरी करोगे तो आपको सबसे पहले तो ये है कि हमारी यहाँ तकनीकी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसको सुधारना होगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो राज करने का तरीका है ना, हम जनता पर दबाव बना देते हैं, जनता की बात नहीं सुनते, ये गलत है। इसलिए यहाँ लोकतंत्र लेके आना पड़ेगा। हम तो क्या कर रहे हैं? राजतंत्र, राजाओं जैसा व्यवहार करते हैं। राजा ने जो कह दिया, जो कह दिया, इसको अब कोई जनता मना नहीं कर सकती। अब अपने को डेमोक्रेसी अपनानी पड़ेगी, लोकतंत्र का स्वरूप यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो ये बात जब मिखाइल गोर्बाचोव को लगी तो इस चीज़ को आसपास के वो जो 15 देश थे ना, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार के देश थे, उनको पता चल गया कि यार अब अगर हम इस देश से अलग भी हो जाएंगे ना तो ये आदमी हमारा सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का समर्थक है, ना कि समाजवाद का समर्थक है। तो उन्होंने धीरे धीरे रूस का विरोध करना शुरू कर दिया। अब पहले रूस का विरोध होता तो रूस क्या करता था? उन देशों पर दबाव बना के, सैनिकों को भेज के, मार काट मचा के सेट कर लेता था। अब विरोध करना शुरू किया तो इस आदमी ने बीच के अंदर कुछ बोला नहीं। इन्होंने क्या कह दिया कि ठीक है, जैसे चलता है वो चलते थे। और वहाँ की समाजवादी साम्यवादी सरकारें गिरनी शुरू हो गई। अच्छा सर, साम्यवादी सरकारें वहाँ गिर गई तो फिर वहाँ कौन सी सरकार बनेगी? अब वहाँ लोकतंत्र की सरकार बनेगी। अब वहाँ अमेरिका की तरह राज चलाया जाएगा। अब वहाँ जैसे आज भारत में चलता है वैसा शासन चलाया जाएगा। ये सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। अब मतलब ये देश है, ये तो जा ही रहे थे, अब रूस के अंदर भी गड़बड़ चल रही थी, और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। अब उसने ये कहा कि भी ठीक है, हमें भी अब समाजवाद को छोड़ के लोकतंत्र की तरफ चलना चाहिए। अब अमित शाह या नरेंद्र मोदी ये कह दें वो ठीक है, हमारा ये लोकतंत्र का सिस्टम चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, और अब हमें सरकारी नौकरी एक भी नहीं लेनी है, सारी की सारी क्या है प्राइवेट भर्ती करेंगे। तो बताओ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बीजेपी के लोग विरोध नहीं करेंगे? करेंगे अच्छी तरह से। तो गोर्बाचोव ने भी ये कहा कि ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? समाजवाद की तरफ से लोकतंत्र की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये बात अपनी मीटिंग में इसने कही तो इसकी पार्टी के नेताओं ने कहा तू कहाँ से आ गया चौधरी बन के, भाई हम तो पार्टी जैसा करेगी वैसा काम होगा। तो उसने कहा पार्टी कौन है? पार्टी तो मैं हूँ, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष मैं हूँ, और मैं कहूँगा वैसा काम होगा। तो अब इनके आपस में क्या होगी? लड़ाई होनी शुरू हो गई। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ
कि उन भागों में वहाँ जहाँ ज़्यादातर यूरोपीय कर्त थे, यहाँ यूरोपीय कर्त थे यहाँ, और अपने आप को संप्रभु मानते थे, यहाँ तक की बात करेंगे। अब 1980 में ये बना था, 1980 से इसने सुधार करना शुरू किया, 1991 में आ गया। 91 के अंदर जनता ने विद्रोह कर दिया और जनता ने ये कहा देखिए हम सोवियत राज के अंदर नहीं रहना चाहते, ये जो समाजवाद है ना, आप जो कहते हो केवल सरकार का ही होगा, जनता का कुछ नहीं होगा, इसमें हम नहीं रहना चाहते, हम अब लोकतंत्र में जिएंगे। भाई आप वोट डलवा लीजिए, जनता जिस राजा को चाहेगी वो राजा बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, और जनता का खुद की प्रॉपर्टी क्या होगी, खुद की होगी। मैं मजदूरी करता हूँ, मुझे 1 घंटे के इतने रुपए मिलते तो वो मेरा काम होना चाहिए। मैं भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री में मजदूरी करके चला जाऊंगा, और एक आदमी ऐसा है जो कूलर चला के सोया हुआ है, तो मैं यहाँ स्टूडियो में गर्मी मर रहा हूँ, दूसरा जो कूलर चला के सोया गया। तो ये जो मतलब भेदभाव है ना, ये मिटना चाहिए। कैसे मिटेगा? वो लोकतंत्र की सरकार होगी तैसे ऐसे मिटेगा। जनता भी 45 साल से परेशान थी, तो जनता ने विद्रोह कर दिया कि भाई लोकतंत्र की सरकार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्तनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। अब 1991 दिसंबर की बात है, बेलारूस नाम का एक देश है, बेलारूस के साथ साथ 2 अन्य देश भी थे, जिसमें एक तो यूक्रेन था और एक खुद रूस। इन्होंने ये कहा देखिए हमने समाजवाद शासन बहुत साल तक सह लिया है, अब हम समाजवाद नहीं, अब हम लोकतांत्रिक बनेंगे, और हमारे यहाँ तो चुनाव से जो राष्ट्रपति बनेगा वही बनेगा, बाकी पार्टी का मुखिया राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। और उन्होंने विद्रोह करके अपने 3 राज्यों के अंदर लोकतंत्र शुरू कर दिया। अब लोकतंत्र शुरू कर दिया तो सोवियत संघ के अंदर बाकी जो देश बचे हुए थे वो भी क्या आगे दबाव में आ गए। उन्होंने सोचा फिर हम समाजवाद का क्यों पूंछ पकड़े हुए हैं। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया, इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। यहाँ देखो 1991 से पहले रूस का नाम रूस नहीं था, सोवियत संघ था। और सुरक्षा परिषद जो हम पढ़ेंगे ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी जो सुरक्षा परिषद के अंदर जो सीट थी ना, वो सीट किसकी थी? सोवियत संघ की थी। जो 91 में सोवियत संघ तो टूट गया, मतलब वो पूरा 15-20 देशों का एक जो ग्रुप था, वो ग्रुप टूट के देश क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अलग अलग का होने का मतलब ये वहां से जगह छोड़ के दूर नहीं गए थे। उस विचारधारा को मानना उन्होंने बंद कर दिया। तो सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी, उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। अच्छा सर, परमाणु शक्ति संपन्न रूस ही क्यों रहा? पहले पूरा सोवियत संघ था, वो परमाणु बम बनाता था। अब सोवियत संघ वो टूट गया। भाई सीधी सी बात मान लीजिए कि एक बाप के 5 बेटे हैं, और 5 बेटों में एक बाप के पास क्या है? दुनाली बंदूक है। बंदूक का लाइसेंस बाप के नाम है। बाप की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उन बेटों के अंदर हिस्से में वो क्या होगी? हिस्सेदारी बटाई पांति होगी, मतलब वो बंदूक है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब बंदूक का टुकड़ा टुकड़ा तो करके दिया नहीं जाएगा 500 को, बंदूक तो एक आदमी के पास रहेगी। अब 5 में एक राम सिंह है, एक भाग सिंह है, एक छगन सिंह है, एक एक्स सिंह है, एक वाई सिंह है। तो भाई बंदूक एक ही आदमी के पास जाएगी ना, तो उसने एक आगे छगन सिंह को बंदूक दे दीजिए। तो वैसे ही परमाणु बम बहुत सारे बनाए थे मिलके, लेकिन सारे देश अलग हो गए। छोटे छोटे देशों को परमाणु बम दिए गए नहीं गए। परमाणु बम किसको दिए गए? रूस को दिए गए। इसलिए परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन सा बचा? केवल रूस बचा। ठीक है। अब कारण है कि सोवियत संघ टूट तो गया, मान ली बात, लेकिन ये टूटा क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? ये विघटन हुआ कैसे? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद का अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक नए सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं। अब ये जो कारण कौन कौन से हैं, एक बड़ा प्रश्न था कि सोवियत संघ जैसा देश है वो यार इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी टूट कैसे गया।
और अगर इतना बड़ा देश टूट जाता है तो छोटे देशों की तो औकात ही क्या है। भारत में कई सारे मतलब जम्मू कश्मीर कहता है मैं अलग देश बनूंगा, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड कहता है मैं अलग देश बनूंगा, नक्सलवाद की जो समस्या है वो कहते हैं हमारा अलग देश बनना चाहिए। तो रूस जैसा देश टूट गया तो भारत जैसे देशों के लिए भी तो एक बड़ा सबक हो सकता है। तो इनके कारणों को हम जानेंगे कौन कौन सा। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। ये बात तो तय है कि लोगों ने जिस समाजवाद पर भरोसा किया था वो समाजवाद लोगों के जीवन को बहुत दुख में डाल दिया, और बहुत ज़्यादा जब उसने दुख में डाल दिया तो उसके बाद में क्या हुआ, सिचुएशन से ये होगी कि जो रूस की संस्थाएं थी ना वो कमजोर थी, रूस की जो नौकरशाही वो भ्रष्टाचार से युक्त थी, तो इसलिए जनता का हित नहीं हुआ, जनता का अहित हुआ। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी होगी और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मतलब रूस की जो उस वक्त की 1991 से पहले की जो नेतृत्व था ना, चाहे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो कुछ एक लोगों को ही सपोर्ट करता था, सारी जनता को सपोर्ट नहीं करता था। इसलिए जनता को उस आदमी पर शक होना शुरू हो गया, उन लोगों पर शक होना शुरू हो गया जिनको वो सपोर्ट करता था। और उन्होंने ये कहा कि यार ये आदमी है, ये केवल अपने अपने आदमियों का ध्यान रखना है, इसलिए हमें इनकी तरफ ध्यान न देके हमें क्या करना चाहिए, इसका विरोध करके कोई एक नई शासन व्यवस्था है वो खोजनी चाहिए। यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया था। अब सीधी सी बात है, ये इस देश के टूटने का एक बड़ा कारण ये, इस देश के पास जो धन था ना उसका लगभग 80-90% हिस्सा है वो केवल हथियार बनाने में लगा दिए। बाकी 20% से कोई शिक्षा की व्यवस्था करनी है, कहीं अस्पताल बनाना है, कहीं सड़क बनानी है, कहीं रेलवे लाइन बनानी है, कहीं महिलाओं के लिए पैसे लगाने हैं, बच्चों के लिए पैसे लगाने हैं। तो कहने का मतलब ज़्यादा धन इसने किसी दूसरे गलत कामों में यूज कर दिया, इस वजह से इसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ गया और फिर ये देश है वो टूटने के कगार पर पहुंच गया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछड़ू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इसके साथ साथ उसने क्या किया, यूरोप महाद्वीप पर उसके पूर्व के जो देश है ना उन देशों को भी सहायता दी। सहायता किस लालच में दी, उसको पता था कि अगर इन देशों को मैं थोड़ा बहुत धन बांटूंगा तो ये देश मेरे सपोर्ट में रहेंगे, अमेरिका की तरफ नहीं जाएंगे। तो कुछ हथियारों में लगा दिया और कुछ मतलब अपने चेले चांटी थे उनको खुआ दिया। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सके। इसी के साथ एक बात और हुई, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की, पश्चिमी मुल्क मतलब अमेरिका वगैरह की बात कर रहे हैं, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। अब इसके साथ साथ सोवियत में जो बसने वाले लोग थे वो उनकी इन्फॉर्मेशन आती थी, भाई दुनिया का पता चलने लगा, उनको पता चला कि यार अमेरिका जैसे देश बहुत आगे चले गए और हम जो है ना वो पीछे रह गए। अमेरिका जैसे देश आगे जाने का कारण क्या है कि वहाँ क्या है लोकतंत्र है, हम नीचे आ रहे हैं, हमारा कारण क्या है, हमारे क्या है समाजवाद है। वे अपनी राजव्यवस्था मतलब राज करने का तरीका और पश्चिमी देशों की राजव्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे कि भाई वहाँ जनता इतनी विकसित है तो कारण क्या है, क्योंकि वहाँ जनता को निर्णय करने का अधिकार खुद का है और यहाँ हम निर्णय खुद नहीं कर सकते, साम्यवादी पार्टी करती है। तो ये राजव्यवस्था का उनको गैप समझ में आ गया। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राजव्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। मतलब इन लोगों को तो ये भ्रम ये था कि उनका जो राज करने का तरीका है वो गलत है, हमारा राज करने का तरीका बढ़िया है। लेकिन बाद में उनको पता चला यार उन देशों का अगर तरीका ही गलत है तो हम क्यों दुख पा रहे हैं और वो देश क्यों डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोविज्ञान रूप से धक्का लगा। लेकिन देश लगातार दबाव में गया तो उस देश पर जो भरोसा करने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारे नेताओं ने हमें क्या दिया है, धोखा दिया है। अगर अमेरिका जैसा राज्य चलता तो हम भी आज अमेरिका के नागरिकों की तरह होते, उनके पास कितना पैसा है, कितनी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, मतलब ना तो इसका अब राज ठीक तरीके से चल रहा था, नौकर लोग हैं, सरकारी कर्मचारी बहुत भ्रष्टाचार करते थे, दुनिया भी इसकी बात माननी बंद कर दी थी। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई। वो भारत वाली बात है, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लास्ट में घोटालों की सरकार बना के और नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने का मौका दे दिया, जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था में अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना। अब पैसा नहीं था
राज ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, देश बहुत बड़ा था, हर एक इलाके के अंदर इससे पहुंचा नहीं जा रहा था, जनता को छूट देने के मूड में नहीं थे ये लोग, जनता पर दबाव रखना चाहते थे। अब जनता पर दबाव तभी रखा जाता है जब जनता के हितों को आप पूरा करोगे, हित पूरे कर नहीं रहे, जनता पर आप दबाव बनाओगे तो कैसे संभव है। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह है कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेता, उस पार्टी का जो अधिकारी है उसको तो जनता से ज्यादा धन मिलता, ज्यादा पैसा मिलता, ज्यादा अधिकार मिलते, और एक सामान्य जनता उसको कुछ नहीं मिलता। तो जनता ने देखा कि यार जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वही भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके विरोध में जनता खड़ी हो गई। लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़ के नहीं रह पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों से इन देशों की समस्याओं, इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। अब बताया था ना 1980 में एक नेता आया था, उसने जनता से कहा कि भाई आपको इतने साल हो गए दुख पाते हुए, लेकिन अब मैं आपके लिए सुधार करूंगा। अब मैं देश को जहाँ पश्चिमी मतलब ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, कनाडा है, अमेरिका है, उन देशों में जैसा काम हो रहा है ना वैसा काम हम रूस में करेंगे। दूसरी बात है हम राज्य को ठीक तरीके से चलाएंगे, लोगों को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। गोर्बाचोव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का प्रयास भी ठीक ठाक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। अब प्रश्न ये होगा कि यार जब गोर्बाचोव है 1980 में आया, 1991 में देश टूटा, 10 साल में उसने सुधार करना शुरू कर दिया, जनता को जो चीज चाहिए थी वो देनी उसने शुरू कर दी, फिर देश टूटा क्यों, कारण क्या था। तो इस बिंदु पर आकर उत्तर ज्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति को हम आगे के इतिहासकार शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाए। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है जब गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद कोई नहीं लगा सकता है। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच ये थी गोर्बाचोव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ, यह संभव है, बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। जनता का एक हिस्सा खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वो लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे के विचार ठीक इसके विपरीत थे। अच्छा भाई, इसको मैं एक आपके उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए इसका ये उदाहरण है, गोर्बाचोव जब सुधार ही कर रहा था फिर ये देश टूटा क्यों। तो देखो एक स्कूल है और स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा मारने का काम कौन करता है, पीटीआई जी करता है। इस पीटीआई जी से लोग इतने डरते हैं, बच्चे इतने डरते हैं कि इनकी कोई हद नहीं है। एक दिन इस पीटीआई ने ये कहा कि आप आवाज मत करो, मैं आज आपको ग्राउंड में खिलाने के लिए ले जाऊंगा, मतलब खेल मैदान में खिलाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है, अब पहले तो ये पीटीआई इतना ज्यादा मारता था और आज घोषणा ये कर दी खेल मैदान में खिलाने हेतु मैं आपको खिलाने हेतु लेके जाऊंगा। जब उन्होंने ये बात कही तो बच्चे खुशी के मारे पागल हो गए, चलो आज तो सर अपने को खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये क्या थी, रूस की जनता स्कूल थी, मिखाइल गोर्बाचोव कौन था, पीटीआई था, और क्या कर रहा था, उनको राज में छूट दे रहा था। तो ये हो गया खेल के मैदान में खिलाने हेतु वाली वैसी बात। अब हुआ क्या, ये इन बच्चों को लेके गया, तो फिर सिचुएशन ये होगी कि बच्चे इसके नियंत्रण में नहीं रहे, मतलब खेल मैदान स्कूल से दूर था और बच्चे इसके क्या नहीं रहे, नियंत्रण में नहीं रहे। और बच्चों ने गांव में हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, बच्चों ने आपस के अंदर छीना झपटी शुरू कर दी, आपस में मारकाट भी शुरू कर दी। तो बताओ पीटीआई का बच्चों पर नियंत्रण रहा या नियंत्रण से बाहर हो गए। हालांकि वो बच्चों के हित का ही काम करना चाहता था, लेकिन जब वो उनको बाहर गांव में लेके गया तो बच्चों ने सीटी मारनी, रोर त्यार हो तौबा करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक जो अनुशासन है वो भंग हो गया। बस यही बात हुई थी। रूस को मिखाइल गोर्बाचोव ज्यादा छूट देना चाहता था। ज्यादा छूट के चक्करों में लोगों ने सोचा कि ये भाई अपने को तो अब तो पता नहीं क्या मिलने वाला है, तो अनुशासन में नहीं रहे और देश को क्या करवा दिया, तोड़वा दिया। गोर्बाचोव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा गोर्बाचोव खुद ही अपनी नीतियों को ठीक तरीके से बचाव नहीं कर पा रहे। इन सारी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया। अब एक तो सोवियत संघ में जो सुधार करने की जो बात आई थी वो सुधार गलत तरीके से हुआ, उस वजह से हुआ।
और दूसरा सोवियत संघ के अंदर क्या हुआ, विघटन किस तरीके से हुआ वो देखें। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छाओं की उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। मतलब ये रूस के जो बेलारूस, यूक्रेन है, उसके अलावा एस्टोनिया, लात्विया जैसे भी कई सारे देश थे और वो भी चाहते थे कि अभी अब में सुधार हो। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है और ज्यादातर लोग ये ना लोकतंत्र की खुशी के चक्रों में और जो मिखाइल गोर्बाचोव सुधार करना चाहता था उन चीजों से भी बहुत ज्यादा क्या हो गए, आगे निकल गए और जिस वजह से इसके अंदर देश में टूट पैदा हो गई। एक विचार तो यह कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या ना होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था, क्योंकि जनता 45 सालों से दबा दी गई थी। खैर यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचोव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। अच्छा भाई, सीधी सी बात है, जो मिखाइल गोर्बाचोव देश में सुधार करना चाहता था उस सुधार की वजह से ये देश के अंदर और ज्यादा बिगाड़ हो गया। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौर में बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक सागर क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। कहने का मतलब ये जो देश है ना, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक, ये सोवियत संघ से जुड़े हुए थे और उन देशों ने अपने को अलग करने का मानस बना लिया था। यहाँ के आम लोगों अपने को मध्य एशियाई गणराज्य के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका भी आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्य के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहने का मतलब जनता खुद विद्रोह इस वजह से कर दिया कि जनता को यह भय हो गया था कि यार अगर हम सोवियत संघ से जुड़े रहेंगे तो हमारा विकास नहीं विनाश होगा और अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका देखो अलग होके कहाँ चला गया हम। और दूसरी बात है, जनता दबाव में आ रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है वो ज्यादा मलाई खा रहे थे, तो एक गैप बन गया था। उस गैप को फिलअप करने के लिए उन लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह किया तो वहां लोकतंत्र आ गया, सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ टूट गया, अमेरिका की दादागिरी बच गई। और अब आगे इस विघटन के कारण क्या रहे, विघटन का परिणाम क्या हुआ, इस सोवियत संघ के टूटने से आगे क्या हुआ, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।